तो हेलो गुड आफ्टरनून। तो हम लोग जो है आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्लास पर हैं, वो है सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल मान के चलना कि ये अगर तैयार है तो वेक्टर इंटीग्रेशन हम लोग का बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये एक डिफिकल्ट सेक्शन है, शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बाकी बात सब कुछ आसान लगेगा। शुरू में डिफिकल्ट लग सकता है, बार बार ये बता रहे हैं, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। शुरू में अगर केयरफुली देखेंगे हम लोग तो सब कुछ ओके हो जाएगा। यह है सरफेस इंटीग्रल। पेज नंबर 1 सरफेस इंटीग्रल में सबसे पहले बताते हैं सरफेस इंटीग्रल का डेफिनेशन। एनी इंटीग्रल यह होगा डेफिनेशन। Any integral which is to be evaluated over a surface is called surface integral। जैसा कि तुम लोग देखे थे, एनी इंटीग्रल विच इज एवेल्युएटेड अलोंग द लाइन, ये कहलाएगा लाइन इंटीग्रल, और एनी इंटीग्रल विच इज एवेल्युएटेड अलोंग द कर्व, ये कहलाएगा सरफेस इंटीग्रल। वो कहलाएगा सरफेस इंटीग्रल। एक छोटा सा हम लोग फिगर बनाते हैं। ये सरफेस है, ये इसका छोटा सरफेस है डेल एस के, ये इसका छोटा सा पॉइंट है पी के। मतलब ये सरफेस कई सारा छोटा छोटा सरफेस है, डेल एस वन, डेल एस टू, डेल एस थ्री, डॉट डॉट डॉट, कई सारा सरफेस है एस, और उसमें बहुत सारा पॉइंट है, उसमें कोई पी के पॉइंट है। सपोज एस इज ए सरफेस of finite area suppose function of x y z is a function of the position defined over S, subdivide the area S into n elements of area del S1, del S2, डॉट 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 del Sn। बहुत सारा एरिया है, छोटा छोटा एलिमेंट में इसको डिवाइड कर दिया गया है। Let del Sk be the arbitrary element of S, whose arbitrary point pk, whose coordinate x k y k z k। जैसा कि तुम देख रहे हो कि सपोज S इज ए सरफेस ऑफ फाइनाइट एरिया, S कोई सरफेस है फाइनाइट एरिया का, S कोई सरफेस है फाइनाइट एरिया का। सपोज फंक्शन ऑफ x y z is a function of position defined over S, सब डिवाइड द एरिया S, एरिया S को सब डिवाइड कर दिया हम लोग n एलिमेंट्स में, जिसका एरिया डेल S1, डेल S2, डॉट 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 डेल Sn है। लेट डेल S के एक पर्टिकुलर आर्बिट्री एलिमेंट है S का, जिसका आर्बिट्री पॉइंट pk है। इस pk का पॉइंट x k y k z k है। तब
समेशन ऑफ एफ ऑफ पी के इंटू डेल एस के बराबर 1 से लेके n, सबका एरिया को मिला के हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब इसको अगर ब्रेक करेंगे एफ ऑफ P1 डेल S1 एलिमेंट इंटू एरिया, छोटा सा एरिया, प्लस एफ P2 डेल S2, ऐसे ऐसे करके चला है, एफ PN डेल SN, सबका सम को लिखे हैं इसे। तब we take the limit n tends to infinity. If this limit exists is called surface integral of function of x y z over s and denoted by double integral s function of x y z ds। इसी समेशन को इस इंटीग्रल के रूप में बांटा गया है, इसी समेशन को इस इंटीग्रल के रूप में डिनोट किया गया है। तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा और डीएस रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे डबल इंटीग्रल, तो इसको बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ओवर एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ओवर एस एंड डिनोटेड बाय। तो ये लिमिट, इसी का लिमिटिंग फॉर्म को बदला गया है इंटीग्रल में, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये सरफेस इंटीग्रल है, किसका है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का ओवर एस डीएस। तो इसी को हम लोग जानना है कि सरफेस इंटीग्रल ऐसे ही निकाला जाता है, इसको डबल इंटीग्रल में है, उसके बाद इसका प्रॉपर लिमिट बैठाएंगे और काम करेंगे। देखो दीपक ले लो तो, ओके तो यही तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल कहलाता है, बेहद इंपॉर्टेंट सरफेस इंटीग्रल, जो कि अच्छी तरह सीखना है। एक बार और देखोगे तो एक बार और देख लो, कोई भी इंटीग्रल विच इज इवेल्युएटेड ओवर ए सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। ओके है, एस कोई पूरा सरफेस है बड़ा सा, उसमें बहुत सारा एलिमेंट को बांटा गया है, इस एस को सब डिवाइड किया गया है, बहुत सारा एलिमेंट में डेल S1 डेल S2 डेल SK डॉट 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 डेल SN तक n पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसका कोई एक डेल SK कोई छोटा सा एलिमेंट है, उसका कोई एक अंदर का बहुत सारा पॉइंट है उसके अंदर में, तो कोई एक पॉइंट पीके लिया गया है, इस पीके का कोऑर्डिनेट XK YK ZK है। तब फंक्शन ऑफ P1 डेल S1 फंक्शन ऑफ P2 डेल SP2 डॉट 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 ऐसे करके इसका सम आएगा ये। अगर हम लोग लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाते हैं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग सरफेस इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ओवर एस, और उसको इंटीग्रल में ट्रांसफर करेंगे तो डबल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का इंटीग्रल ओवर एस डीएस, इसी को बोलेंगे हम लोग सरफेस इंटीग्रल। तो ये पहला पेज सरफेस इंटीग्रल का, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो कहलाता है फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम लोग को समझना है, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लक्स का। FLUX फ्लक्स। Suppose SY is a piecewise smooth surface. Suppose S is a piecewise smooth surface. Piecewise smooth surface and function of capital है x y z is a vector function
is a vector function which is defined and continuous over S. S कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है। पीस वाइज स्मूथ सरफेस समझ रहे हो, बहुत सारे स्मूथ सरफेस का जोड़ा गया है, उसी को पीस वाइज बोलते हैं। एंड सब सेपरेटली स्मूथ सरफेस है, बहुत सारा सरफेस है जो सेपरेटली स्मूथ है, उसको पीस वाइज स्मूथ सरफेस पहले ही बोल चुके हम लोग। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक वेक्टर फंक्शन है जो डिफाइंड और कंटिन्यूअस ओवर एस है। लेट P be any point on the surface S, and let n be the unit vector at P in the direction of outward drawn normal to the surface S at P. Then F dot n is the normal component of F at P. The integral of F dot n over S is double integral over S F dot n ds. It is called flux of F over S. चलो फ्लक्स के बारे में थोड़ा और से जान जाते हैं। एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है। पीस वाइज स्मूथ मतलब ये कई सारा पार्ट में बटा हुआ है, सबको जोड़ा गया है, सब अपने आप में स्मूथ है, तो बोलता है कि एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कोई एफ है, इज अ वेक्टर फंक्शन जो कि डिफाइंड है और कंटिन्यूअस ओवर एस है। मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है और डिफाइंड भी है। कोई पी कोई पॉइंट है ऑन द सरफेस एस, पी कोई पॉइंट है ऑफ द सरफेस एस, लेट एन बी द, इसको याद रखना है, एन यहां पर यूनिट वेक्टर एट पी है, एन इज द यूनिट वेक्टर एट पी है, एन इज द यूनिट वेक्टर एट पी इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, जो कि आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है। एन कोई बताए हैं कि एन कोई यूनिट वेक्टर है जिसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है टू द सरफेस एस एट पी। देन एफ डॉट एन को बोलते हैं हम लोग, देन एफ डॉट एन दिमाग में रखना है अच्छा से, एफ डॉट एन को बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ, एफ डॉट एन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ एट पी। तब इसका अगर इंटीग्रल लेते हैं एफ डॉट एन का, तो बोले इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन ओवर एस, यही है एफ डॉट एन डीएस ओवर एस। मतलब उस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ का ओवर एस, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्लक्स ऑफ एफ ओवर एस, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स ऑफ एफ। किसका फ्लक्स? तो एफ का फ्लक्स ओवर एस। डबल इंटीग्रल में लगा देना है एफ डॉट एन डीएस को। तो एफ डॉट एन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ एट पी, और इसी का इंटीग्रल अगर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। एक एस कोई पीस वाइज स्मूथ सरफेस है,
फंक्शन कोई एफ कोई वेक्टर फंक्शन है जो कि डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस ओवर एस है, पी कोई पॉइंट लिया गया है उस सरफेस एस पर, एन कोई यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है, जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है, तब एफ डॉट एन, फ्लो कोई पूछेगा फ्लक्स को क्या बोलते हैं तो बोलना एफ डॉट एन कोई नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एफ है, तब उसी का इंटीग्रल लेते हैं ओवर एस, उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। समझ में आया फ्लक्स क्या होता है? तो ये रहा फ्लक्स। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जाने, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा। कभी कभी एफ डॉट एन डी एस को, एफ डॉट एन डी एस को ओवर एस, तो कभी कभी हम लोग डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट डी एस भी बोलते हैं। सपोज द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, outward drawn normal to the surface S at P makes an angle alpha beta gamma with एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये जो एन है, सपोज द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस एट एस एट पी, ये जो एन है वो एक्स एक्सिस के साथ, ऐसे करके देखोगे ये जो एन है, ऐसे करके जो एन है वो एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ ये बना रहा है अल्फा, ये बना रहा है तुम्हारा बीटा, और ये बना रहा है तुम्हारा गामा। तो इस तरह से अल्फा बीटा गामा बना रहा है कौन? ये आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। इफ एल एम एन बी द डायरेक्शन कोसाइन, बी द डायरेक्शन कोसाइन of direction cosine of outward drawn normal, outward drawn normal, तब L बराबर लिखेंगे हम लोग cos अल्फा, M बराबर लिखेंगे cos बीटा, N बराबर लिखेंगे cos गामा। तो कोई एक N को शो किया गया है, ये N तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहा है। एलिमेंट अगर उसका डायरेक्शन कोसाइन है तो तुम जान रहे हो कि डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हो कि कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा बनाता है तो उसका कोसाइन लेने पर हम लोग उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग एल एम एन से। तो वो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा का एंगल बना रहा है। इसका मतलब L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा होगा। हम लोग F डॉट N को बोलते हैं नॉर्मल कंपोनेंट। अभी हम लोग देखे हैं नॉर्मल कंपोनेंट किसका, F का एट P का, और उस नॉर्मल कंपोनेंट मतलब F डॉट N का अगर हम इंटीग्रल निकालते हैं ओवर S, मतलब डबल इंटीग्रल ओवर S, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फ्लक्स। और वही फ्लक्स का F मेरे पास रहेगा, N मेरे पास रहेगा, तो F डॉट N निकाल के ds के साथ इंटीग्रेट करेंगे, वही कहलाएगा तुम्हारा सरफेस इंटीग्रल। देखो दीपक ले लो तो, ओके। तो उम्मीद करते हैं फ्लक्स समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग का केवल थ्योरी डे है, प्रॉब्लम डे नहीं है आज। सरफेस इंटीग्रल को में थ्योरी थोड़ा ज्यादा है लेकिन बहुत अच्छा है, लास्ट में समझ में पूरा आ जाएगा। तो हम लोग फ्लक्स में n निकाले हैं, तो मेरे पास n का वैल्यू हो जाएगा, एलिमेंट दिया हुआ है, तो cos अल्फा i cos बीटा j प्लस cos गामा k, ये हो गया तुम्हारा n का वैल्यू।
function of xyz, we have function of xyz या सिंपली बोले f, ये दिया हुआ है f1i, f2j, f3k। वेक्टर फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, डिफाइन है। मेरे पास f भी है, मेरे पास n भी है, तो हम लोग f डॉट n निकाल लेते हैं। f डॉट n मतलब f1i, f2j, f3k डॉट n का वैल्यू cos अल्फा i, cos बीटा j, cos गामा k। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मेरा बन जाएगा f1 cos अल्फा, f2 cos बीटा, f3 cos गामा। मेरे पास f मौजूद है f डॉट n, तो हम लोग डबल इंटीग्रल ओवर s f डॉट n ds के जगह वैल्यू बिठा दें तो यह आ जाएगा f1 cos अल्फा, f2 cos बीटा, f3 cos गामा इंटू ds। इसी को हम लोग और भी लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रल s f1 dy dz, f2 cos बीटा के स्थान पर dz dx और f3 इसके स्थान पर dx dy। अगर हम लोग इसको इक्वेट देखें तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग s f1 cos अल्फा, इसको इक्वेट करें f1 cos अल्फा ds बराबर हो जाएगा f1 dy dz। अलग अलग कर रहे हैं, s f2 cos बीटा ये हो जाएगा ds बराबर हो जाएगा s f2 dz dx। नीचे वाला हो गया है, मिटा देते हैं हम लोग। उसी तरीके से s f3 cos गामा ds बराबर हो जाएगा f3 dx dy। तो यही है हम लोग का फ्लक्स के बारे में जानकारी। f मेरे पास है, cos n बराबर मेरे पास है, f डॉट n निकाले जो कि आया f1 cos अल्फा, f2 cos बीटा, f3 cos गामा। इतना ही जानना है, इससे बहुत मतलब नहीं है, यही मेन है। f डॉट n का वैल्यू f1 cos अल्फा, f2 cos बीटा, f3 cos गामा ds। तो हम लोग इसको लिखे f1 dy dz, चूंकि dy dz के बीच का एंगल cos अल्फा, इसके बीच cos बीटा, इसके बीच cos गामा। इक्वेट करोगे तो f1 cos अल्फा ds बराबर हो जाएगा f1 dy dz, f2 cos बीटा, इसके जगह जाएगा dz dx। इस तरह से हम लोग निकालेंगे इसको। नोट में हम लोग थोड़ा देखते हैं। In order to evaluate the surface integral, it is convenient to express, टाइम हो गया का, it is convenient to express them as double integral taken over the orthogonal projection of the surface S on one of the coordinate planes.
तो बोलता है कि in order to evaluate surface integral it is convenient to express, हम लोग को अच्छा लगेगा कि इसको एक्सप्रेस करें, डबल इंटीग्रल टेकन ओवर द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस एस ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यहाँ जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग हम लोग फिगर से निकालेंगे बहुत अच्छी तरह। एक्सप्रेस डबल इंटीग्रल टेकन ओवर द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द सरफेस एस ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस, उस सरफेस का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना है वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन में। उस सरफेस का हम लोग को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना है ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो जो भी कोऑर्डिनेट प्लेन कन्वीनियंट रहेगा उसी में हम लोग लेंगे। तो हम लोग इसके बारे में विशेष बात करने वाले हैं अभी, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के बारे में, कि कैसे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन पर हम लोग बात करें। इस पर हम लोग नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। देखो दीपक ले लो तो, दीपक 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 कहाँ गया जी? हाँ सर, ले लिया। तो चलो हम लोग का थोड़ा सा ही होने वाला है, अपग्रेडेशन होने वाला है, तो अपग्रेड कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ऑर्डर टू इवेल्युएट सरफेस इंटीग्रल इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस देम एज डबल इंटीग्रल टेकन ओवर द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। उस S का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेना है ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे अब कि वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स पर कैसे ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लिया जाता है और कैसे वो कन्वीनियंट होता है। यकीन मानो बहुत अच्छा है सरफेस इंटीग्रल। जो थ्योरी दिखाई दे रहा है वो सवाल में दिखाई नहीं देगा। सवाल बहुत ही अच्छा होता है। ओके, ये तुम्हारा S, ये तुम्हारा R, यही S का हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है। इस S का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन XY प्लेन पर लिया गया है, ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तीन प्लेन है, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन। इस S का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लिया गया है, यही R है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि निकालना है हमें इसका सरफेस इंटीग्रल, लेकिन इसका ना निकाल के हम लोग कन्वीनियंट होता है कि इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लेते हैं ओवर वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन, ओवर वन ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहाँ पर हम लोग लिए हैं XY प्लेन पर। कौन सा प्लेन पर लेना है ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, ये बताया जाएगा तुम्हें। लेट द सरफेस S in such a way that the line perpendicular to
XY plane. The equation of the surface S is in the form Z equal to H of XY. Let R be the orthogonal projection. R be the orthogonal projection of S on XY plane. एकदम क्लियर लिखा हुआ है. If gamma be the angle which is made by normal and Z axis, then cos gamma into ds equal to dx dy, where ds is the small element of S, तो ds बराबर आ जाएगा dx dy by cos gamma, और cos gamma को हम लोग लिख सकते हैं dx dy by n dot k का mod. Hence finally डबल इंटीग्रल s f dot n ds बराबर आ जाएगा r f dot n ds के स्थान पर dx dy डिवाइडेड बाय n dot k. इसी चीज को समझना है. काम इतना ही है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं. ये और ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है S ऑन द XY प्लेन. गौर से देखना, यहाँ पर cos गामा के स्थान पर n डॉट k क्यों लिखा गया है? तो n डॉट k का अलग से अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो mod n mod k, और n और k के बीच का एंगल cos गामा है, इसका वैल्यू 1 होता है. तो फाइनली n डॉट a के cos गामा के स्थान पर mod ऑफ n डॉट k लिख दिया गया है. ओके, तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें निकालना है f डॉट n ds को, इस फ्लक्स का इंटीग्रल निकालना है ओवर s. लेकिन तुम इसको ना निकाल के तुम निकाल रहे हो f डॉट n ds का वैल्यू पुट करोगे dx dy बाई n डॉट k. अब किस पर प्रोजेक्शन लेना है ये डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर कि किस पर प्रोजेक्शन लेते हैं. ये तुम देख रहे हो r, तो r को हम लोग बोलते हैं सरफेस s इन सच ए वे दैट परपेंडिकुलर टू xy प्लेन. द इक्वेशन ऑफ सरफेस s मान लेते हैं z बराबर h ऑफ xy दिया हुआ है. r कोई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, इसको दिमाग में रखना है. r कोई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ s है ऑन xy प्लेन. r कोई ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन xy प्लेन. गामा इज द एंगल विच इज मेड बाय नॉर्मल टू द z एक्सिस. नॉर्मल जो है, इस पर जो नॉर्मल है गामा, n जो है वो z एक्सिस के साथ, इस पर हम लोग काम जारी रखेंगे. ये z एक्सिस है, ये आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल है, ये z और n के बीच का एंगल गामा है. इधर अगर हम लोग ले तो इधर y लेते हैं, और इधर अगर ले तो x एक्सिस लेते हैं. तो तुम देख रहे हो एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, एक z एक्सिस है. तो z एक्सिस के साथ ये गामा बना रहा है. तो cos गामा इंटू ds बराबर dx dy. तो ds के स्थान पर लेंगे dx dy बाई cos गामा. cos गामा का वैल्यू ऐसे पुट करेंगे. तुम जानते हो ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है cos गामा. जैसे डॉट प्रोडक्ट का लगाए, इसका 1 cos गामा, तो n डॉट cos गामा की जगह पर n डॉट k लिखोगे. इस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा जारी रखेंगे, बेहद विस्तृत चर्चा करेंगे. हम लोग का थ्योरी लगभग समाप्त हो गया है. हम लोग चलेंगे सवाल की ओर, हम लोग चलेंगे सरफेस इंटीग्रल के प्रॉब्लम की ओर, जो कि पूरे वेक्टर कैलकुलस का जान होता है. सरफेस इंटीग्रल हाउ टू डिटरमाइन. हम लोग बस इतना ही से काम करने वाले हैं. तो अगले क्लास में जब मिलना तो आधा घंटा पहले पढ़ के रखना, ताकि हम लोग उसको अच्छी तरह और समझ सकें. और
अगला क्लास कब है दीपक? संडे को कितने बजे है? 11 बजे। 11 बजे। संडे को 11 बजे अगला क्लास है। हम लोग उस दिन का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एडवांस इंटीग्रल। हमेशा आधा घंटा पहले से पढ़ के रखोगे तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। रिमाइंडर को ध्यान में रखोगे। बाय बाय।